Welcome dear students. Good morning all of you. Myself A.K. Sharma. Dear students, कंसंट्रेशन यूनिट्स में हम हिंदी मीडियम के लिए कंप्लीट कर चुके थे कुछ यूनिट्स। क्या क्या यूनिट हमने कंप्लीट की? परसेंटेज मास, सेकंड हमने कंप्लीट की परसेंटेज वॉल्यूम, प्रतिशत द्रव्यमान, प्रतिशत आयतन, प्रतिशत। थर्ड नंबर पे हमने प्रतिशत WV द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। फोर्थ नंबर पे हमने कंप्लीट किया है PPB। फिर हमने कंप्लीट किया PPM, पार्ट्स पर बिलियन और पार्ट्स पर मिलियन। इसके बाद हमने मोल फ्रैक्शन को कंप्लीट किया, मोल फ्रैक्शन मोल बिन को कंप्लीट किया है। और लास्ट लेक्चर में हमने मोलरता को कंप्लीट किया है। किसको कंप्लीट किया है? मोलरता में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे लास्ट में। अब डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट यूनिट लेंगे नॉर्मलता। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगी और कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेंगी। द्रव्यमान यूनिट जो आती हैं वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं, और द्रव्यमान आयतन यूनिट्स जितनी भी हैं ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट यूनिट हम ले रहे हैं यूनिट नंबर 7, और यूनिट नंबर 7 में हम ले रहे हैं नॉर्मलता। हम डिस्कस कर रहे हैं नॉर्मेलिटी। किस पर डिस्कस कर रहे हैं? नॉर्मेलिटी पर। नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल N से। ठीक है, अब देखें, हमने कहा कि हमारे पास विलियन नॉर्मेलिटी जो है, मैंने इसके बारे में बताया था, ये द्रव्यमान आयतन यूनिट है। ठीक है, तो हम विलियन का आयतन फिक्स करेंगे और विलियन के आयतन को फिक्स करके कितना करेंगे? 1 लीटर। विलियन के कितने आयतन में? 1 लीटर आयतन में। अब ध्यान दें, हमारे पास 3 यूनिट्स आती हैं, तीनों को मैं एक साथ बता रहा हूं। एक नॉर्मलिटी होती है, एक मोलरिटी होती है, एक फॉर्मेलिटी होती है। तीनों द्रव्यमान आयतन यूनिट है। कौन से यूनिट है? द्रव्यमान आयतन मात्रक है। द्रव्यमान आयतन मात्रक है, इसका मतलब है कि आयतन जो है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। इसलिए हम कहेंगे कि ये तीनों यूनिट्स टेम्परेचर पर निर्भर करेंगे। ठीक है, मैंने कहा सबसे पहले फर्स्ट जो मान होता है ये हमारे लिए डिफाइन करेगा किसको? विलेय को। और सेकंड जो मान है ये हमारे लिए डिफाइन करेगा किसको? विलियन को। हमने कहा सांद्रताएं क्या होती हैं? सांद्रता में हम विलियन या विलेय की मात्रा को निश्चित करेंगे। तो विलियन की मात्रा को निश्चित करेंगे आयतन के रूप में, और तीनों के लिए मैं कहूंगा विलियन के कितने आयतन में? 1 लीटर आयतन में। कितने लीटर आयतन में? 1 लीटर आयतन में। यहां भी मैं विलियन के आयतन को फिक्स करूंगा 1 लीटर, यहां भी विलियन के आयतन को फिक्स करूंगा 1 लीटर। तीनों में डिफरेंट का होगा? तीनों में डिफरेंट होगा विलेय के रूप में। किसके रूप में? विलेय के रूप में। यदि विलेय को ग्राम तुल्यांकों की संख्या में ले लिया जाए, तब ये नॉर्मलता को व्यक्त करेगा। विलेय को ग्राम मोलों के रूप में ले लिया जाए, ग्राम मोलों की संख्या में ले लिया जाए, तब ये मोलरता को व्यक्त करेगा। और यदि विलेय को ग्राम सूत्रभारों की संख्या के रूप में ले लिया जाए तो ये फॉर्मलता को व्यक्त करेगा। ठीक है, तो 3 डेफिनेशन हमारे पास हो गई। विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलियन की नॉर्मलता कहलाएगी। विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या उस विलियन की मोलरता कहलाएगी। और विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या उस विलियन की फॉर्मलता को व्यक्त करेगी। क्लियर? इसमें से हम मोलरता को पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं किसको? नॉर्मलता को। तो डेफिनेशन हो गई, विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के
ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। उस विलयन की क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मलता कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता को हमने किससे डिनोट किया है, किससे व्यक्त किया है? कैपिटल एन से व्यक्त किया है। किससे व्यक्त किया है? कैपिटल एन से। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला हो गया क्या हमारे पास? ऊपर हम हमेशा लिखते हैं विलेय को, तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपोन, नीचे हो गया हमारे पास विलयन का आयतन। आयतन किस में लेंगे? लीटर में। किस में लेंगे? लीटर में। क्लियर हो गई बात? फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास हो गया विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपोन विलयन का आयतन, और आयतन हम किस में लेंगे? लीटर में। क्लियर? मैं इधर से रफ कर देता हूं। अब देखिए, हम कहेंगे कि हमारे पास विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालें, तो हमने मोलों की संख्या निकाली थी, तो मोलों की संख्या आ गई थी द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान। अब हमें निकालनी है ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो देखें, ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालेंगे? ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तब हम कहेंगे द्रव्यमान अपॉन तुल्यांकी द्रव्यमान। क्या फॉर्मूला बनेगा? द्रव्यमान अपॉन तुल्यांकी द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान अपॉन तुल्यांकी द्रव्यमान। किसके लिए निकालना है हमें? विलेय का निकालना है। तो मैं कहूंगा विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या हो गया फॉर्मूला? विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान। ठीक है, अब मैं आपसे कह दूं, इसलिए नॉर्मलता का फॉर्मूला हो गया कैपिटल एन इजिकल टू, कैपिटल एन इजिकल टू विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान किस में लेंगे? ग्राम में, अपॉन विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान, विलेय का तुल्यांक द्रव्यमान इनटू विलयन का आयतन, और आयतन किस में होगा? लीटर में। मैं कह दूं कैपिटल एन इज इक्वल टू, विलेय के द्रव्यमान को हम डब्ल्यू बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, विलायक को ए से और विलेय को किससे लिखेंगे? बी से। क्लियर है? तो मैंने कहा डब्ल्यू बी अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी इनटू आयतन, और आयतन किस में लेंगे? लीटर में। ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास। क्लियर है? अब देखें तुल्यांकी द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें निर्धारण करना है तुल्यांकी द्रव्यमान का। तुल्यांकी द्रव्यमान कहाँ से आता है? तो तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर आता है मोलर द्रव्यमान अपॉन संयोजकता। कहाँ से आता है? यौगिक का मोलर द्रव्यमान अपॉन संयोजकता। ठीक है, मोलर द्रव्यमान अपॉन संयोजकता। अभी मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा। डायरेक्ट संयोजकता का निर्धारण यदि आपसे नहीं होता है तो मैंने आपसे कहा मोलर द्रव्यमान अपॉन कुल धनावेश अथवा कुल ऋणावेश की संख्या, या तो धनावेश या ऋणावेश की संख्या का डिवाइडेशन कर दो मोलर द्रव्यमान में, उसका यौगिक का क्या जाएगा? तुल्यांकी द्रव्यमान। यौगिक का क्या जाएगा? तुल्यांकी द्रव्यमान। क्लियर है? अब देखें, मैंने एग्जाम्पल लिया H2SO4 का तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना है। ठीक है, तब मैं आपसे कहूंगा H2SO4 का मोलर द्रव्यमान अपॉन H2SO4 की संयोजकता। संयोजकता कैसे निकालेंगे? तो H2SO4 को आयनित करो, क्या बनाएगा? 2H प्लस और SO4 -2 बनाएगा।
टोटल धनावेश कितना हो गया 2, तो हम कहेंगे संयोजकता 2 हो जाएगी। ठीक है, तो H2SO4 का मोलर द्रव्यमान 2 इंटू हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, सल्फर का प्लस में सल्फर का मोलर द्रव्यमान 32 प्लस में O4 4 इंटू ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान 16 अपॉन कुल धनावेश अथवा कुल ऋणावेश आ गया 2। ठीक है, तब मैं कहूंगा 98/2 कितना हो गया 49। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपसे बात कर लेता हूं ZnCl2 का तुल्यांकी द्रव्यमान। तो इक्विवेलेंट वेट जो आएगा तुल्यांकी द्रव्यमान आ जाएगा मोलर द्रव्यमान बाई संयोजकता। तो संयोजकता Zn पर आवेश निकाल दो, कितना आ जाएगा +2, तो m/2। क्लियर है। मैं आपसे कह देता हूं CuSO4 का तुल्यांकी द्रव्यमान, तो इक्विवेलेंट वेट क्या बनेगा, इक्विवेलेंट वेट बनेगा m/2, क्योंकि इस पर कॉपर पर आवेश क्या आएगा प्लस। ठीक है, अब देखें एक एग्जांपल, मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूं कॉपर में, Cu2O और Cuo दोनों में द्रव्यमान लेना है, एक तुल्यांकी द्रव्यमान निर्धारित करना है। तो देखो कैसे निर्धारित करेंगे। Cuo में देखें तो Cuo को आयनित करो, पहले Cu2O है, Cu2O को आयनित करो, तो मैं आपसे कहूंगा ऑक्सीजन पर आ गया -2, तो दोनों कॉपर पर आ जाएगा प्लस। ठीक है, क्या आ जाएगा, क्लियर है। अब मैं आपसे बात कर लूं कॉपर पर आवेश क्या आ गया प्लस। ठीक है, कितना आ जाएगा +1 आ जाएगा। ठीक, अब मेरे पास हो गया सेकंड, मेरे पास आयनित कर रहा हूं Cuo को, तो मैं यहां आपसे कहूंगा Cu+2 ऑक्सीजन -2, Cu+2 ऑक्सीजन -2। ठीक है, अब देखें यहां पर हो गया इक्विवेलेंट वेट m/2 और यहां पर भी इक्विवेलेंट वेट हो गया m/2। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं लेता हूं, मैंने लिया FeCl2 में और FeCl3 में, तो FeCl2 में मैं इक्विवेलेंट वेट लेता हूं तो ये आ जाएगा m/2 और FeCl3 में लेता हूं तब ये हो जाएगा m/3। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास आता है SnCl2 और SnCl4 के एग्जाम्पल आ जाएं तो यहां हो जाएगा m/2 और यहां हो जाएगा m/4। क्लियर, क्योंकि यहां पर +2 आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा +4। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुल धनावेश अथवा कुल ऋणावेश की संख्या को निकाल करके और हम तुल्यांकी द्रव्यमान निकाल सकते हैं। अब देखिए एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, मैंने आपसे कहा कि हमारे पास तुल्यांकी द्रव्यमान के लिए मैं एक अलग से वीडियो भी डालूंगा। तुल्यांकी द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान का निर्धारण किस किस मेथड से हम करेंगे, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना के डालूंगा। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछ लिया जाए किसी भी अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान, तब मैं कह दूंगा अम्ल का मोलर द्रव्यमान अपॉन अम्ल का मोलर द्रव्यमान अपॉन अम्ल के लिए संयोजकता जो है ये उसकी क्षारकता कहलाएगी। तो मैं कह दूंगा अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता। ठीक है, क्षारकता क्या होगी, आयनन पर प्राप्त H+ आयनों की संख्या, H+ आयनों की संख्या किसी अम्ल की क्या कहलाती है, क्षारकता कहलाती है। ठीक है, ऐसे ही हमसे पूछेगा क्षार का तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होता है, तो मैं आपसे कहूंगा डियर स्टूडेंट्स क्षार का तुल्यांकी द्रव्यमान क्या हो जाएगा, क्षार का मोलर द्रव्यमान अपॉन क्षार की अम्लता। अम्लता क्या होती है, OH- आयनों की संख्या। क्षार को आयनन करेंगे और क्षार के आयनन पर प्राप्त OH- आयनों की संख्या उस क्षार की क्या कहलाएगी, अम्लता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अम्लता। क्लियर हो गई बात। अब देखें मैं आपसे कह दूं यदि विलयन का मैंने तनुकरण कर लिया तब मेरे पास फॉर्मूला बनेगा N1V1 बराबर N2V2 तनुकरण करने पर, और इसको हम कहेंगे नॉर्मलता समीकरण। कौन सी समीकरण कहेंगे, नॉर्मलता समीकरण। हमारे पास मोलरता समीकरण आई थी, याद करो M1V1 बराबर M2V2, नॉर्मलता समीकरण हो जाएगी N1V1 बराबर N2V2। इसी तरीके से जब हम
दो विलयनों को मिश्रित कर दें, एक विलयन फर्स्ट, एक विलयन सेकंड, इसकी नॉर्मलता n1 आयतन v1, इसकी नॉर्मलता n2 आयतन v2, फाइनल विलयन तीसरा बन गया। और इसके लिए मैं कहूँगा वॉल्यूम जो हो जाएगा v3 बराबर आ जाएगा v1 प्लस v2 के, और इसकी नॉर्मलता हो जाएगी n3। तो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा n3 इज इक्वल टू n1 v1 प्लस माइनस n2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। प्लस साइन कब यूज करना है? जब हमारे पास दोनों विलयन सेम प्रकृति के हों तो हम प्लस साइन यूज करेंगे, और दोनों विलयन अलग अलग प्रकृति के हैं तब हम माइनस साइन यूज करेंगे। क्लियर है? तो डियर स्टूडेंट्स, हमने बात की नॉर्मलता। किसी भी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाएगी? नॉर्मलता कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी? नॉर्मलता। चलें आगे। अब देखें, नॉर्मलता के लिए मात्रक की बात कर ले तो ये तो है ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और ये है आयतन किसमें? लीटर में। तो मात्रक हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। ये मात्रक हो जाएगा। मात्रक क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। क्लियर? अब देखिए, एक दो क्वेश्चंस हम लेते हैं और फिर हम आगे इस पर डिस्कस करेंगे। मैंने क्वेश्चन लिया 4.9 ग्राम H2SO4 के 250 ml जलीय विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। नॉर्मलता ज्ञात करो, ये क्वेश्चन दिया मैंने। देखो कैसे सॉल्यूशन करेंगे। हमारे पास विलयन के लिए देखो 4.9 ग्राम H2SO4 को घोल करके 250 ml विलयन बना लिया। तो ये घोला गया H2SO4, किस में घोला गया है? जल में। तो मैं कहूँगा विलेय क्या है? H2SO4 का द्रव्यमान हमें दिया हुआ है 4.9 ग्राम। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट, हमें विलयन का आयतन दिया हुआ है। विलयन का आयतन 250 ml। कितना ml? 250 ml। मैं आपसे कहूँ नॉर्मलता का फॉर्मूला बता दीजिए। कैलकुलेशन करनी है हमें, नॉर्मलता कैलकुलेट करनी है। तो नॉर्मलता इज इक्वल टू हो गया हमारे पास विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपॉन विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान इनटू विलयन का आयतन। आयतन किसमें? लीटर में। देखें, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में है, विलयन का आयतन लीटर में नहीं, ml में है। कन्वर्ट करो इसको लीटर में। लीटर में कन्वर्ट कर देंगे 250/1000 1/4 लीटर। क्लियर? नेक्स्ट, विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान नहीं है अभी, तो मैं निकालूंगा पहले विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान। तो मैं कहूंगा मोलर द्रव्यमान अपॉन संयोजकता। अभी अभी बताया मैंने, मोलर द्रव्यमान कितना आएगा H2SO4 का? 98 अपॉन वैलेंसी। H2SO4 को आयनित करेंगे तो 2H प्लस और SO4 -2, वैलेंसी आ जाएगी 2। कितना हो गया? 49। वैल्यू पुट करो 4.9 अपॉन 49 इंटू 1/4। ठीक है, 4.9 अपॉन 49 इंटू 1/4। 4 को मैंने ट्रांसफर कर दिया, पॉइंट हटाया, 49 से 49, 4/10। मैंने कहा 0.4 n। सांद्रता पूछता हूं 0.4 n, और नॉर्मलता पूछ ली जाए 0.4 ग्राम तुल्यांक पर लीटर। क्लियर? बोलो कोई डाउट है क्या? ठीक है।
अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन, NaOH के 500 ml जलीय विलयन को प्राप्त करने के लिए NaOH के 500 ml जलीय विलयन को प्राप्त करने के लिए आवश्यक NaOH का द्रव्यमान ज्ञात करो। मैंने कहा 0.5 N NaOH के 500 ml जलीय विलयन को प्राप्त करने के लिए आवश्यक NaOH का द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात करो। मैंने आपसे कहा कि हमारे पास सांद्रता दी हुई है। सांद्रता क्या दी हुई है? 0.5 N। विलयन का आयतन दिया हुआ है। विलयन का क्या दिया हुआ है? आयतन दिया हुआ है 500 ml। अब हमें पता लग गया कि आयतन ml में नहीं लेना है, लीटर में लेना है। कन्वर्ट कर देंगे 500/1000 1/2 लीटर। ठीक है। हमें तुल्यांकी द्रव्यमान और चाहिए, विलेय NaOH। NaOH क्या है हमारे पास? विलेय है। इसका तुल्यांकी द्रव्यमान, तो तुल्यांकी द्रव्यमान आ जाएगा NaOH का मोलर द्रव्यमान अपॉन NaOH की अम्लता। NaOH क्षार है तो इसकी अम्लता। आयनित करो, Na+ बनाएगा, OH- बनाएगा। कितने OH आयन बने? 1। तो इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो इसमें मैं कहूँगा Na का परमाणु द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, ये तो हो गया इसका मोलर द्रव्यमान, अपॉन क्षारकता हो गई 1। सोडियम का द्रव्यमान 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 और तुल्यांकी द्रव्यमान आ गया 40। ठीक है। अब हमारे पास आया नॉर्मलता = WB अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ B इंटू आयतन लीटर में। मैंने कहा नॉर्मलता दिया हुआ है 0.5 WB, हमें निकालना है। B की जगह मैं लिख दूं NaOH। क्लियर है। द्रव्यमान निकालना है किसका? NaOH का, अपॉन 40 इंटू 1/4 WNaOH = देखें अब ये हो गया 0.5 इंटू 40 और इंटू 1/4 बाई 10, पॉइंट हटा दिया 0, 20/4 कितना हो गया? 5 ग्राम। ठीक है। कितने ग्राम हो गया? 5 ग्राम। कितना ml लिया हमने? ठीक है। 1/4 नहीं है भैया, वॉल्यूम 1/2 है। कोई बात नहीं, वॉल्यूम 1/2 है। करेक्शन करें, कितने ग्राम हो गया? 1/2 का मतलब हो गया 10 ग्राम। ठीक है। कितने ग्राम हो गया? 10 ग्राम। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ें। अब हम बात करेंगे, देखें नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। ठीक है। नेक्स्ट मैं पॉइंट ले रहा हूं एक बीच में, नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध है। देखिए मैं 2 रिलेशन निकाल के दे रहा हूं नॉर्मलता और मोलरता में। तो मैंने कहा नोट, नॉर्मलता व मोलरता में संबंध। एक तो मेरे पास आ गया, देखिए नॉर्मलता क्या है? कैपिटल N = WB अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ B इंटू वॉल्यूम लीटर में। इक्विवेलेंट ऑफ B कैसे निकालेंगे?
इक्विवेलेंट ऑफ बी निकालेंगे तो मैं कहूँगा मोलर मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी अपॉन वैलेंसी, संयोजकता। ठीक है, मैंने ये वैल्यू रख दी, कैपिटल एन इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन वैलेंसी, वैलेंसी को मैंने ट्रांसफर कर दिया ऊपर, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलियन का आयतन लीटर में। तो देखो ये जो वैल्यू है ये किसको बता रही है, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान इनटू विलियन का आयतन लीटर में, ये बताएगी मोलरता को। कैपिटल एन इज इक्वल टू कैपिटल एम इनटू वैलेंसी यानी कि संयोजकता। एक तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, एक रिलेशन आ गया। सेकंड रिलेशन कैपिटल एन इनटू इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल एम इनटू मोलर मास, यानी कि नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी द्रव्यमान इज इक्वल टू मोलरता गुणा मोलर द्रव्यमान। एक रिलेशन ये आ जाएगा। ठीक है, दो रिलेशन आ गए हमारे पास नॉर्मलता और मोलरता में। ये रिलेशन कैसे आया ये देखें, नॉर्मलता इज इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास आ गया विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान इनटू विलियन का आयतन। क्लियर। अब मैं कह दूं कैपिटल एन इंटू विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान इज इक्वल टू बच गया हमारे पास विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का आयतन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही कैपिटल एम निकालू, कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान इनटू विलियन का आयतन। आयतन किस में था, लीटर में। ठीक है, यहां से मैंने कहा कैपिटल एम इंटू विलेय का मोलर द्रव्यमान इज इक्वल टू आ गया विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का आयतन, विलियन का आयतन लीटर में। इक्वेशन सेकंड। दोनों समीकरण के एक पक्ष आपस में बराबर है तो दूसरे पक्ष भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। नॉर्मलता गुणा विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान आ जाएगा, मोलरता गुणा विलेय का मोलर द्रव्यमान। क्लियर। तो हमें क्वेश्चन देकर के एक ही क्वेश्चन में नॉर्मलता और मोलरता का डिस्कशन भी कर सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सांद्रता की अब एक इकाई हमारे पास बच गई है फॉर्मलता, और एक बच गई है मोलरता, जिन पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।